ये धुन जब बजती है तो हाथ सीधे हो जाते हैं, आंखों में शौर्य चमकने लगता है और वाणी ओज से भर जाती है। ऐसा लगता है कि हिमालय की बर्फीली चोटी पर खड़ा है एक जवान। AK-47 आंखें टिकी है सीमा के दूसरी तरफ, जहां कोई भी घुसपैठ दिखी अचूक निशाना। कारगिल एक ऐसी भारतीय सेना की वीरता का दस्तावेज है जिसे हम कभी नहीं भूल सकते, और भूल तो हम कभी भी नहीं सकते अपने वीर सैनिकों के, वीर जवानों के, वीर अधिकारियों के शौर्य को। और उन शौर्य के साथ बात सिर्फ भारतीय सेना के अधिकारियों और जवानों की नहीं है, बल्कि उतनी ही शौर्य और उतनी ही वीरता इन सैनिकों और अधिकारियों के परिवारों की है, जो अपने परिवार के कुल दीपक के इस संसार से विदा होने के बाद भी पूरी ताकत से खड़े रहते हैं, उनकी शहादत पर गर्व करते हैं और कहते हैं कि एक बेटा गया तो क्या हुआ, अभी हमारे 3 बेटे और हैं, इन्हें भी हम भेजेंगे भारत की रक्षा के लिए, भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए। आज से 25 साल पहले पाकिस्तान ने भारत के साथ विश्वासघात किया। नतीजा यह हुआ कि दोनों देशों के बीच एक ऐसा युद्ध हुआ जिसमें पाकिस्तान अपनी आइडेंटिटी को छिपाता रहा। भारत की जीत हुई और यह दुनिया की कठिनतम लड़ाइयों में से एक थी, क्योंकि हमारा दुश्मन स्ट्रैटेजिकली बेहतर पोजीशन में था। हम नीचे थे और हमारा दुश्मन ऊपर था, यानी हमारा टारगेट पर होना बहुत आसान था। लेकिन भारतीय अधिकारियों और जवानों ने जिस शौर्य का प्रदर्शन किया है वो अद्भुत है। भारत की जीत का यह दिन यानी 26 जुलाई और इसी दिन कारगिल विजय दिवस का मनाया जाना। आइए आपको बताते हैं कि पाकिस्तान ने कैसे कारगिल हमले की पटकथा लिखी। 17 मई 1999 रावलपिंडी में ISI के ओझिरी कैंप में एक मीटिंग होती है। इसमें तब के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ और डिफेंस के तमाम आला अफसर शामिल होते हैं। जनरल तौकीर जिया ने नवाज को नक्शे में कुछ पॉइंट दिखाए और बताया कि भारत की इन चौकियों पर कब्जा कर लिया गया है। मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री को बताया कि यह ऑपरेशन 5 फेजेस का है, यानी 5 चरणों का है। पहले चरण को हमने कामयाबी से पूरा कर लिया है और सेना फतेह के बहुत करीब है और अब वापसी मुमकिन नहीं। प्रधानमंत्री नवाज कुछ पूछते इससे पहले कि चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अजीज ने कहा, सर अब कुछ मत सोचिए, बस आप इसकी इजाजत दीजिए। विदेश मंत्री सरताज अजीज ने कहा, यह प्रधानमंत्री, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, विदेश मंत्री सरताज अजीज का जमीर जिंदा था। उन्होंने कहा यह प्रधानमंत्री अटल वाजपेयी से किए गए वायदे के खिलाफ होगा, वायदा खिलाफ ही होगा। नवाज बोले, हम कब तक कागजी एक्शन के जरिए कश्मीर आजाद कराने की कोशिश करते रहेंगे? अब मौका मिला है तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। इसके बाद प्रधानमंत्री नवाज ने ऑपरेशन कोहे पैमा को हरी झंडी दी, यानी ऊंचाइयों पर, पर्वत की ऊंचाइयों पर बुलंदी हासिल करना। पाकिस्तानी पत्रकार नसीम जहरा की किताब फ्रॉम कारगिल टू द क्रू में इस पूरी घटना का जिक्र है। जहरा के मुताबिक अमेरिका में नवाज और अटल की मुलाकात के 1 महीने बाद अक्टूबर में पाकिस्तानी सेना ने भारत पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। अक्टूबर 1998 में जुबानी तौर पर परवेज मुशर्रफ ने कारगिल में घुसपैठ करने के लिए ऑपरेशन कोहे पैमा को मंजूरी दे दी। ये एक फारसी शब्द है, अल्फाज है, जिसका मतलब पहाड़ की चोटी पर बुलंदी हासिल करने वाला है। और कारगिल
सबसे ऊंचाई वाला जंग का मैदान बनने वाला था। जनरल परवेज मुशर्रफ ने 16 जनवरी 1999 को पाकिस्तानी सेना मुख्यालय को ऑपरेशन के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। ऑपरेशन की शुरुआत में 10 से 12 पोस्ट बनाने का फैसला पाकिस्तानी सेना ने किया था, जो अब बढ़कर करीब 130 के करीब हो गया था। यहीं से असली पेचीदगियां शुरू हुई। प्लानिंग से आगे बढ़ने की वजह से सप्लाई लाइन कमजोर पड़ गई। एनएलआई की यूनिट 5 एलओसी से 26 किलोमीटर अंदर भारतीय सीमा में तैनात थी, जिसे कई दिनों तक भूखे पेट लड़ाई लड़नी पड़ी। लेकिन ना उनके माथे पर कोई शिकन थी और न ही कोई शिकायत। 3 मई 1999 को ताशी नामग्याल नाम के चरवाहे ने साथियों के साथ पहाड़ी कपड़े पहने कुछ लोगों को बंकर बनाते देखा। इसकी जानकारी मिलते ही 15 मई 1999 को लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और 5 सैनिक काक्सर सेक्टर में पेट्रोलिंग करने पहुंचे। पाकिस्तानी सेना ने सौरभ कालिया और उनके साथियों पर हमला बोल दिया। कालिया को पाकिस्तानी सेना ने बंदी बना लिया। इस घटना के बाद भारतीय सेना को इतनी बड़ी घुसपैठ और तैयारियों का अंदाजा लगा। 10 मई को पाकिस्तानी सेना ने अपनी जमीन खाली कराने के लिए भारतीय सेना से भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय की शुरुआत की। 20 मई 1999 को नेशनल हाईवे 1 के सबसे करीब तोलोलिंग चोटी पर कब्जे के लिए भारतीय सेना ने 18 ग्रेनेडियर यूनिट को इस चोटी पर कब्जे का दायित्व सौंपा। सेना को वहां सिर्फ 4 से 5 मिलिटेंट होने की जानकारी थी, लेकिन आगे बढ़ते ही दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी शुरू हो गई। 23 दिनों तक चली इस लड़ाई के बाद 13 जून 1999 को भारतीय सेना तोलोलिंग पर कब्जा करने में कामयाब रही। इस लड़ाई में 18 ग्रेनेडियर्स यूनिट के 25 जवान शहीद हो गए, वतन के लिए कुर्बान हो गए। तोलोलिंग चोटी के बाद भारतीय सेना ने टाइगर हिल और सेना चौकी पॉइंट 5287 और पॉइंट 4212 को वापस लेने की जंग शुरू की और 3 जुलाई को इस चोटी पर कब्जा करने की जिम्मेदारी फिर 18 ग्रेनेडियर्स को मिली। करीब 2 महीने बाद 8 जुलाई 1999 को भारत की जीत हुई। टाइगर हिल पर ट्राई कलर तिरंगा लहराने लगा। जंग के बाद सेना के बंकरों और खाइयों में 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की लाशें मिली। जंग के बाद पाकिस्तान ने अपने सैनिकों के शव लेने से इनकार कर दिया। और क्या करता वो? मुंह की खाने के बाद भारत को और दुनिया को पाकिस्तान क्या मुंह दिखाता? पाकिस्तान ने सिर्फ 5 शवों को स्वीकारा, जिसमें 12 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के कैप्टन कर्नल शेर खान भी थे। शेर खान को पाकिस्तान का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार निशान हैदर मिला। इसके अलावा पाक ने अपने जवानों के शवों को सड़ी गली हालत में होने की वजह से वापस लेने से इनकार कर दिया। तो ये उस जंग की कहानी है जिस जंग ने ये बताया है कि हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान के जवान, हिंदुस्तान की सेना के अधिकारी किस जज्बे के साथ सरहदों की रक्षा के लिए तैनात होते हैं। एक पुरानी युद्ध पर बनी फिल्म का गीत है, हो के मजबूर मुझे तुमने बुलाया होगा, हो के मजबूर मुझे। अब जो स्टोरी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वहाँ एक
मजबूर बाप की लरचती हुई आवाज है। एक मां की आंख में आते हुए आंसू हैं। जरा देखिएगा तो उस गीत को भी याद कीजिएगा कि हो के मजबूर मुझे तुमने बुलाया होगा, लेकिन मैं कहां हूं। उनके सांसों के और लहू की बूंदों से लहरा रहा है। आज पूरा उन जवानों के ऊपर, उन वीरों के ऊपर गर्व कर रहा है। मुझे भी सौभाग्य मिला और यहाँ से आप देख सकते हैं वो टाइगर हिल, और वो टाइगर हिल एक ऐसी पहाड़ी, ये तोलोलिंग पहाड़ी, जहाँ पर मेरी यूनिट 18 यूनिट ने बहुत निर्णायक युद्ध लड़े। 2 ऑफिसर्स, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और 30 जवानों ने शहादत दी। पूरे कारगिल युद्ध के दौरान 545 जवानों ने इन पहाड़ियों के ऊपर अपने लहू की बूंदों से हिंदुस्तान की